के गलियारों से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने देश के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी खलबली मचवा दी। चर्चा है केंद्र सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने की तैयारी में है, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक सीटों की संख्या नहीं बल्कि उसमें छिपा नारी शक्ति का वो हिस्सा है जिसका इंतजार दशकों से था। प्रस्ताव है कि इन 816 सीटों में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी सदन में हर तीसरी आवाज एक महिला की होगी। इसके लिए आधार 2011 की जनगणना को बनाया जा रहा है और लक्ष्य लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आधी आबादी को उनका हक दिलाने का है। लेकिन सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है, सवाल सशक्तिकरण के उस असल मायने का है जिसकी बात हम चौपालों से लेकर विधानसभाओं तक करते आए। सवाल यह है कि क्या 273 महिला सांसद देश की तकदीर और तस्वीर बदल देंगी? क्या आरक्षण के इस नए फॉर्मूले से पंचायतों की तरह संसद में भी मुखिया पति जैसा कल्चर तो हावी नहीं होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि बिहार जहां की राजनीति जाति और समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है, वहां इस नए परिसीमन पर क्या असर पड़ेगा? आज इसी पर होगी बिहार की सबसे बड़ी बहस। संसद में नारी हक या सिर्फ चुनावी दाव? संसद में महिला आरक्षण से महिला कितनी सशक्त होंगी? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर साल 2023 की है, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हुआ था और महिला सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। करीब 3 साल बाद सरकार इस कानून में संशोधन करने जा रही है। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार अब संसद में संशोधन विधेयक लाएगी। इस बिल में लोकसभा सीटों के परिसीमन और सीटें बढ़ाने के लिए 2011 की जनगणना को ही आधार मानने का प्रावधान किया जाएगा। ये संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए परिसीमन में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। 816 सदस्यों वाली लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसी साल जून में परिसीमन आयोग का गठन हो सकता है। इसे लेकर बिहार की महिला सांसद काफी खुश हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने समझे और 33% आरक्षण देके आज महिलाओं को ला रहे हैं। एनडीए की नेता इसको लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही है। देखिए, मैं इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है। सरकार ने इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो शुरुआत में गृह मंत्री ने छोटे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है। कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य बड़े दलों के नेताओं के साथ बातचीत अभी बाकी है। वैसे सरकार के संशोधन विधेयक पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। अब कहेंगे हेडलाइन बदलने की बात है, लेकिन हकीकत ये है, सवाल हम फिर भी पूछेंगे। हम और पूरा देश अब इनकी ये नौटंकी समझ चुका है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हुआ, जो नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसी हफ्ते नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम बिल में संशोधन लेकर आएगी। यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू किया जा सके। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि संसद में 33% महिला आरक्षण हक या चुनावी दाव? महिला आरक्षण से महिला कितनी सशक्त होंगी? 273 महिला सांसद असली सशक्तिकरण लाएंगी? सवाल यह भी पूछेंगे कि बिहार में महिला आरक्षण का कितना फायदा होगा, और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या लोकसभा की सीटों की संख्या में भी इजाफा होगा, बढ़ेंगी ये संख्या? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से नवल शर्मा और बीजेपी से अनामिका पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अजय यादव और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अनामिका जी आपसे ही, एक ये जो बिल लेकर आने वाली है सरकार, पहली बात इसमें सच्चाई कितनी है? 33% आरक्षण यानी कि हर तीसरी जो आवाज आएगी लोकसभा के अंदर से वो महिला की होगी। आपके सामने अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं और संसद में ये बिल आने वाला है, तो इसकी सच्चाई के विषय में तो सोचना ही मुझे लगता है कि बहुत
स्तरहीन बात जैसी बात मैं कहूँगी, और ये बहुत सुखद है हर स्त्री के लिए, भारत की नारी शक्ति के लिए, कि हमें अवसर दिया जाएगा। ये आरक्षण हमें एक अवसर है जो हमें दिया जाता है। हम कितनी जिम्मेदारी से काम को कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में, आप ऋग्वेद के समय में भी देखेंगे तो गार्गी हमारी हुआ करती थी या दूसरे लोग जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये जानकर कि महिलाएं बहुत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं, हमें इस तरह की जिम्मेदारी के रूप में एक अवसर दिया जाएगा जो हम बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। हम बहुत संवेदनशीलता से काम करेंगे और हर नारी के लिए बहुत सुखद है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। 816 सीटें, लोकसभा के अंदर का नया स्ट्रक्चर, परिसीमन होगा। जब भी कुछ अच्छा करना हो, जब भी कुछ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जब देश के बेहतरी के लिए कुछ करना हो तो ये सारी चीजें बहुत परिश्रम से और भाव से की जा सकती हैं, और ये कार्य बहुत बड़े नहीं होते, क्योंकि महिलाओं को, आधी आबादी को समानता का अधिकार देना, उसे अवसर प्रदान करना कि वो अपनी क्षमताओं को दिखा सके और निर्णय में भागीदारी दिखा सके, उसके लिए सीटों को बढ़ाना और परिसीमन के आधार पे सीटों को तय कर पाना, उनका निर्धारण कर पाना, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये जल्दी ही किया जाएगा। लेकिन सवाल आपसे यह भी पूछा जा रहा है, चूंकि बजट का आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है, ऐसे में अब इसको इंट्रोड्यूस कराने का मकसद क्या है? विषय यह है कि हमारे पास कोई विषय नहीं है विपक्ष के पास, तो उसे हर समय कुछ ना कुछ कहना है। हम जब भी लाते तब कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह वो लगाते, क्योंकि उन्हें प्रश्न चिन्ह लगाना है। अगर उन्होंने बजट के हफ्ते के समय ये बात की, फिर हम किसी और समय लाते तो वो कुछ और कहते, क्योंकि उन्हें कहना है। उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि इतने लंबे समय वो ये जानना चाह रहे हैं कि जिसकी मांग दशकों से चली आ रही है, जिस बराबरी को लेकर तमाम कोशिशें की गई, जिस आरक्षण को लेकर दशकों से डिमांड की जा रही है, वो अगर उस पर चर्चा भी करनी है तो फिर आखिरी सेशन में, आखिरी दिनों में। एंकर महोदय, जब किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें करना ही है, तो हमें चर्चा करना है और आपको सूचित करना है कि हम कर रहे हैं। इसका दृढ़ संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी ने और हमारी एनडीए सरकार ने काफी समय पहले ही ले लिया था। उसमें जो भी तकनीकी विषय थे कि क्योंकि अब बताना है, क्योंकि अब उसको जनगणना जो हमारी 2011 की, उसके हिसाब से परिसीमन लागू करना है आगे के चुनाव में, तो आपको सूचित किया जाएगा, सारे सदन को बताया जाएगा इस विषय में। पर चूंकि विरोध ही करना है, और विरोध करते करते हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि अगर महिलाओं को भी कोई अवसर दिया जा रहा है तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हम आधी आबादी को नेतृत्व दे रहे हैं। पर चूंकि हमें एनडीए का विरोध करना है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरोध विपक्ष को करना है, इसलिए वो हर चीज पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है आधी आबादी को सशक्त करना, उसको अवसर प्रदान करना। इसलिए कोई क्या कहता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको कर दिखाना जो हम कर रहे हैं। असितनाथ तिवारी जी को चर्चा में लेकर आते हैं। असितनाथ तिवारी जी, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, यानी कि चर्चाओं में बने रहने की एक कोशिश। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को? इसको संतोष जी, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1988 में केंद्र में हमारी ही सरकार थी, पहली बार नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान लाया गया, और इस प्लान के तहत पंचायत स्तर से संसद स्तर तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश हुई। लेकिन तब लोकसभा में इसका काफी विरोध हो गया और ये पेश नहीं हो सका। 1993 में जो 73वां और 74वां संशोधन है, उसके जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, हमारी सरकार थी, हमने उसी समय 1/3 स्थानीय निकायों में आरक्षित कर दी। हालांकि बाद के दिनों में कई राज्यों में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल वगैरह में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% की गई। 1998 में बड़ा दिलचस्प कांड हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया में अब नहीं रहे, बड़े ही अच्छे भाव से उनकी सरकार ये प्रस्ताव लेकर आई कि भाई लोकसभा और विधानसभा में भी दिया जाए, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। जदयू के समर्थन से वो सरकार चल रही थी, जदयू ने ही कड़ा विरोध कर दिया, और जदयू के कड़े विरोध की वजह से ये पेश ही नहीं हो पाया। फिर उसके बाद अन्य कोशिशें भी हुई। 2002 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की, नहीं हो पाया। 2008 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की सरकार के, तो 6 मई को, मैं तारीख भी बता दे रहा हूं, राज्यसभा में ये विधेयक पेश हो गया।
लेकिन जैसे ही लोकसभा में इसे लाया गया, लोकसभा में तब विपक्ष का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष ने कड़ा विरोध किया और राज्यसभा में भले ही पास हो गया हो, लेकिन लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बावजूद लोकसभा में विधेयक पास नहीं हो पाया। 2010 में भी एक बार हमारी सरकार ने यह कोशिश की, लेकिन तब विपक्ष के कड़े विरोध की वजह से ये, विपक्ष में कौन था आप जानते हैं, 2010 में भी भाजपा थी, ये पास नहीं हो पाया। 2023 में मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और आपको जान के ये अच्छा लगेगा, सुखद एहसास होगा कि सबने समर्थन किया, हमारी पार्टी ने भी समर्थन किया, सबने समर्थन किया और ये विधेयक पास हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि अच्छी मंशा किसकी थी? जदयू ने विरोध किया, आप नहीं पास कर पाए। जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, हम तो नहीं आप समर्थन कर रहे हैं, पास कर पाए। मतलब जो पहले अतीत में बीजेपी ने, जेडीयू ने जो गलतियां की वो कांग्रेस नहीं करेगी, यानी कि विरोध नहीं करेगी कांग्रेस इसका। मैंने, संतोष जी, हमने क्या किया? मंशा किसकी खराब थी? हम तो उस समय भी प्रस्ताव लेके आए थे, आपने विरोध कर दिया, और आप जब प्रस्ताव लेके आए तो हमने समर्थन कर दिया। तो स्पष्ट है कि हमारी मंशा शुरू से इस मामले में अच्छी रही। आपके सहयोगी जदयू की मंशा अच्छी नहीं रही, खुद आपकी मंशा अच्छी नहीं रही, और हमने तो हमेशा इसका समर्थन किया है। तो अच्छे भाव से अगर हो, और ये कोई बहस का विषय नहीं है। फिर ये जो निश्चित तौर फिर जो हेडलाइन मैनेजमेंट का आरोप लगा रही है कांग्रेस, ये किस बिहाफ पे लगा रही है? तो फिर मान लीजिए कि आपने इसकी कोशिशें की, तमाम बार आपने कोशिशें की, उस कोशिश को आगे बढ़ा रही है। अगर नरेंद्र मोदी सरकार, अतीत की सरकारों ने क्या किया वो अलग प्रश्न है। अगर नरेंद्र मोदी सरकार इस कोशिश को, आपकी कोशिश को आगे बढ़ा रही है, तो फिर आपको इसमें हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों नजर आ रहा है? ये हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश इसलिए हम बता रहे हैं कि जो काम आज से 20 साल पहले बड़ी आसानी से हो सकता था, और इन 20 सालों में न जाने कितनी महिलाओं को अवसर मिल सकता था, वो अब आप लाके किसकी पीठ थपथपा रहे हैं? आपकी वजह से नहीं हो पाया था। आपने खुद रोका, आपने खुद हंगामा किया, बिल की कॉपी फाड़ी, बहिष्कार किया। अब किसकी पीठ थपथपा रहे हैं? बिल की कॉपी फाड़ी थी, माफी मांगेंगे? यहाँ पिछले 20 की वर्षों में कॉपी फाड़ी थी राजनीति प्रसाद ने, वो आरजेडी से थे। नहीं, जदयू के नेताओं ने 1998 में जदयू के लोगों ने फाड़ा, राजनीति हाँ, एक आरजेडी के नेताओं ने भी फाड़ा, एक सांसद ने फाड़ा था, जदयू के नेताओं ने भी फाड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 1993 में विरोध किया। तो इन लोगों ने तमाम विरोध इसके किए। दूसरा जो मैं समझ रहा हूं कि जो नहीं होना चाहिए था, 1911 की जनगणना के आधार पर आप कर रहे हैं। 1921 में जनगणना होनी चाहिए थी, कोरोना का काल था, जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन भैया 23 में कोरोना खत्म हो गया, 26 आ गए, इतने वर्षों में आप जनगणना नहीं करा पाए कि नई जनगणना के आधार पर आप नहीं, उस पर तो काम चल रहा है ना। 2024 में चुनाव आ गया, 23 में कोरोना खत्म हुआ, 24 में चुनाव आ गया लोकसभा का, उसी पर काम चल रहा है, जनगणना पर ही। उसको डिनाई कर रही है सरकार। चुनाव का जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। जनगणना का अलग प्रोसेस है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है। उसका चुनाव से क्या लेना देना? मैनेजमेंट चुनाव को लेकर भी मैनेजमेंट देखना होता है, आप जानते हैं इस बात को लेकर। वो अलग काम है, वो चुनाव आयोग करता है, वो काम चुनाव आयोग का है, ये काम सरकार का है। ये दोनों बॉडी अलग अलग है। नहीं, वो मैं समझ गया, मैन पावर की बात कर रहा हूं मैं। जनगणना किसको करानी है और चुनाव भी कौन कराते हैं वो भी आप जानते हैं। पीठासीन अधिकारी कौन बनते हैं, ये सारा काम शिक्षकों से ही ले लीजिएगा, दूसरों से भी लीजिए। ठीक है, अब मैं नवल जी की तरफ जा रहा हूं। हाँ, नवल जी की तरफ जा रहा हूं मैं। नवल जी, आरोप ये लगा कि आपने अतीत में चूंकि इसका विरोध किया, इसलिए ये बहुत देरी से आ रहा है 33% आरक्षण महिलाओं को। सबसे पहले, अब आप समर्थन कर रहे हैं, जेडीयू समर्थन कर रही है इसका? असीत भाई, संतोष जी, असीत भाई ने बड़ी मासूमियत से अपने ऐतिहासिक विफलता का ठीकरा अन्य पार्टियों के मत्थे फोड़ दिया। मैं असीत भाई की कलाबाजी को शांत और निर्विकार भाव से सुन रहा था। इतिहास के पन्नों को थोड़ा मैं भी पलट देता हूं। असीत भाई, 98 में बिल की कॉपी किसने फाड़ी थी? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में पेश किया था महिला आरक्षण विधेयक, कॉपी फाड़ने वाले आप ही के सहयोगी थे, राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव। 1998 में जब दूसरी बार जब विधेयक पेश किया गया था, तो समाजवादी पार्टी के एमपी थे दरोगा प्रसाद। वो पहुंच गए थे स्पीकर के आसन के बगल में और जमकर हंगामा काटा था उन लोगों ने। चलिए, तीसरी बात है कि आपकी सरकार लंबे समय तक रही, एकमात्र उपलब्धि आपकी क्या रही?
आपने केवल 93वें संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया। इसके सिवा आपकी कोई उपलब्धि नहीं रही, क्योंकि नारी सशक्तिकरण आपके लिए राजनीति का माध्यम मात्र था। नारी सशक्तिकरण के ईमानदार हिमायती आप कभी नहीं रहे। ईमानदार हिमायती कौन रहा, मैं बताता हूं। कल बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ। बिहार में 26 टॉपर में 19 लड़कियां हैं, और यह महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। पंचायतों में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, बिहार में बालिका साइकिल योजना, पोशाक योजना और अनगिनत वो सारी योजनाएं जिसने बिहार में नारी सशक्तिकरण की नई गाथा लिखी। इसी तरह से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह जनधन खाते के द्वारा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दी गई, मातृत्व योजना के जरिए, उज्ज्वला गैस योजना के जरिए उन्हें दम घोटू वातावरण से मुक्ति दिलाया मोदी जी ने। तो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि मोदी जी जमीन पर उतरकर काम करने में भरोसा करते हैं। तीसरा और सबसे अहम बिंदु यह है कि आपने बोला कि जेडीयू ने विरोध किया था। जेडीयू ने विरोध नहीं किया था। देखिए, जेडीयू केवल आरक्षण व्यवस्था को समावेशी बनाने की पक्षधर थी। आरक्षण को समावेशी और सामाजिक न्याय के तहत और ज्यादा सुसंगत कैसे बनाया जाए, इसको लेकर जेडीयू ने अपनी चिंताएं जाहिर की थी। जेडीयू ने कभी भी बिल की प्रति अगर फाड़ी हो तो आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी हो तो कृपया दर्शकों को उपलब्ध करा दें। जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने दे दी। तो नारी शक्ति, ये नरेंद्र मोदी जी ही थे। असित भाई सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात को बीच में काटा, मैं बड़ा धैर्यवान श्रोता भी हूं। देखिए, यह नरेंद्र मोदी जी की देन है कि जिस काम को करने में कांग्रेस सरकार बुरी तरह विफल रही, उन्हें 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए मोदी जी, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश में महिला सशक्तिकरण की एक नई गाथा लिखी। और अब जो नया विधेयक लाने की बात हो रही है संतोष बाबू, उससे कांग्रेस वालों को क्या पड़ी है, राष्ट्रीय जनता दल वालों को क्या पड़ी है कि नारी का सशक्तिकरण हो या नहीं हो। लेकिन मोदी सरकार की जो दूरदर्शी नीतियां हैं वो इस बात की गवाह है। सभी लोग जानते हैं कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं को अपनी राजनीतिक अहमियत और अपनी राजनीतिक हैसियत का एहसास होगा, समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो नारी सशक्तिकरण को लेकर किसका इतिहास और किसका वर्तमान ईमानदार है, इसका इतिहास गवाह है असित भाई। ठीक, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक रिएक्शन एजिया जी का ले लूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास फिर से आऊंगा। एजिया जी, चूंकि दोनों प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस ने भी और जेडीयू ने भी कुछ नाम दिए हैं, जैसे राजनीति प्रसाद जी ने विधेयक फाड़ दिया था, सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 1998 में विधेयक फाड़ा था, सुरेंद्र जी ने, संतोष जी, और शरद यादव ने भी, माफ कीजिएगा, दरोगा प्रसाद ने भी, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने भी इस पर खूब हो हल्ला किया था। अब मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, अब जो इस पर चर्चा होने वाली है, 23% जो आरक्षण को लेकर प्रस्ताव आने वाला है, आरजेडी क्या समर्थन कर रही है इस बार? संतोष जी, हम लोग शुरू से विमेन रिजर्वेशन के पक्षधर रहे हैं, रिजर्वेशन के पक्षधर रहे हैं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी तो यहाँ तक चाहते थे कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ताकि समाज के हर वर्ग की महिला को रिजर्वेशन मिले। तो हम लोग तो इसके पक्षधर रहे हैं, और ये पहली बार विमेन, ऐसा नहीं कि पहली बार बीजेपी सरकार विमेन रिजर्वेशन बिल पे चर्चा की है, ये एक्ट बना है। ये दशकों से इस बिल पे हम लोग कोशिश कर रहे थे कि दशकों से हो रहा था कि ये बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन मैं एक चीज बताती हूँ, अभी मैं जेडीयू के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि 26 में 19 महिला टॉपर है। पहले हम 33% की मांग कर रहे थे, आज जब इतनी महिलाएं पढ़ रही है, सशक्त हो गई है, तो आज क्यों नहीं, जब हम आधी आबादी करते हैं, तो 50% रिजर्वेशन क्यों ना मिले महिलाओं को। मैं तो इसकी पक्षधर हूँ कि विमेन को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण है, तो पंचायत में है ना, लोकसभा में मिले। अच्छा, लोकसभा में कह रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए महिलाओं को। तो आप ये मांग कर रहे हैं कि जो 33% आरक्षण मिलेगा, जिस पर चर्चा होगी, दरअसल ये 50% होना चाहिए। बिल्कुल 50% हो, और साथ ही साथ ये मियर एक हेडलाइन बन के नहीं रहे, इस पे काम हो, ये ऑपरेशनल हो, ये फंक्शन हो, और हम लोग को 29 के लोकसभा चुनाव में हमें दिखे कि आउट ऑफ 861 408 50% महिलाएं हमें दिखे लोकसभा में, हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में दिखे 50% महिलाएं।
हर एक कैबिनेट में मिनिस्ट्रियल पोस्ट में 50% रिजर्वेशन दिखे, आयोग में 50% विमेन रिजर्वेशन दिखे, कमेटी की चेयरमैन 50% विमेन हो। हम लोग जरूर चाहेंगे कि 50% रिजर्वेशन हो महिलाओं का। जब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, महिलाएं हर जगह आगे बढ़ रही हैं, टॉप कर रही हैं, तो क्यों ना 50% रिजर्वेशन मिले महिलाओं को। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अतीत में आपने जो इसका विरोध किया था, सुरेंद्र प्रसाद यादव जो उसका उदाहरण है, अब आपसे अतीत से आपका स्टैंड बदला हुआ है प्रेजेंट में। इस बार जब विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो रही थी, तो क्या हम लोगों ने समर्थन नहीं किया था? सबने किया था, सबने समर्थन किया था। फिर सबने किया था। और अगर कभी हम लोग को लग रहा था कि ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो हमारी मांग क्या थी? रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, हर वर्ग की महिला को उसमें रिजर्वेशन मिले, यही एक हमारी मांग थी। और जब 23 में जब ये बिल को लाया गया, तो सभी पार्टियों ने समर्थन किया, हम लोगों ने भी समर्थन किया। ठीक, अब मैं रमाकांत चंदन जी की तरफ जा रहा हूं। रमाकांत चंदन जी, कई लोगों के मन में दोहरी इस समय परेशानी यह है, एक सवाल यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्यों कर रहे हैं, और चूंकि जब 2023 में ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, उस समय संख्या जो थी वो 200 माफ कीजिएगा 888 के आसपास जा रही थी। 881 सीट्स बढ़ने की बात चल रही थी, 881 बढ़कर 881 होने की चर्चा थी। अब ये 816 सीट बढ़ने की पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। क्या इसके पीछे क्या जो जनसंख्या 2011 को आधार मानकर जो परिसीमन किया जाएगा, एक वो वजह नजर आ रही है, और इससे फिर नुकसान नहीं होगा क्या? क्योंकि संख्या तो बहुत घट जाएगी 881 और 816 में। जी, दरअसल इसको दो नजरिए से देखना चाहिए। सबसे पहले तो वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तभी सवेरा कह करके हम एक सकारात्मक बात कर सकते हैं। अब आया 1911 को लेकर के, तो इसमें दो चिंता करने की बात है। सबसे पहले कि बहुत दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक मुहिम चलाया था कि 1911 के जनसंख्या के आधार पर ही अगर परिसीमन करना है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश या हिंदी स्टेट में जो लोकसभा का निर्धारण होता है वो 31 लाख में होता है और साउथ में 21 लाख में होता है। तो इस अनुपात से तो पहले ही बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को बढ़ जाना चाहिए। अब देखिए, अब जो बिल लाया गया है उसके आधार पर जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनकी संख्या, उनकी चिंता यह है कि जब हम एक लोग कह सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा चलाए अभियान जनसंख्या नियंत्रण को हम बहुत अच्छे से अपनाए और जनसंख्या हमने कम की, अब हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहीं उन्हें लगता है कि भाई हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाए लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर। ये दो चेक एंड बैलेंस पॉइंट है जहां वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी दो ऐतिहासिक चीजें होने जा रही है। एक तो वर्तमान सरकार ने लोहिया जी के उस बात को आज लागू करने जा रही है जो बहुत पहले से वो कहते थे कि आधी आबादी को आरक्षण मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव हो या लालू जी हो ने इसका विरोध किया था, और विरोध किया था कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के लिए विरोध किया था। तो ये उनकी अपनी मांग हो सकती है, लेकिन अभी भी वर्तमान समय में भी ये दो बिंदु जरूर हैं कि इसमें कहीं न कहीं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजन के बीच न पड़ जाए, इसके लिए भी निषेध रूप से। लेकिन रमाकांत जी, जो चर्चा चल रही है उसमें अमूमन ये माना जा रहा है कि जहां पर 2 सीटें हैं वो 3 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की, यानी कि 1.5 गुना सीटें बढ़ रही हैं। जो मेरे पास संभावित लिस्ट है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 120 हो जाएंगी, बिहार में 40 की जगह 60 हो जाएंगी, पश्चिम बंगाल में 42 की जगह 63 हो जाएंगी, तमिलनाडु में 39 की जगह 59 हो जाएंगी। ये तो लगभग 1.5 गुना के हिसाब से बढ़ रहा है। इसमें जनसंख्या की उत्तर भारत में ज्यादा जनसंख्या है, दक्षिण भारत में कम जनसंख्या बढ़ी है, वो वाला फॉर्मूला तो नजर नहीं आ रहा। जनसंख्या के आधार पर ही बढ़ती है सीटें। नहीं, अब जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का निर्धारण किया जाता है। यही वजह है कि बिहार में 31 लाख पर है और साउथ में 21 लाख पर है। तो अगर ये चीजें पहले हो गई होती, उपेंद्र कुशवाहा की मांग को मान लिया गया होता, तो बिहार में आज 60 से ज्यादा सीटें होती। अब इसके बाद फिर महिलाओं को आरक्षण की दृष्टि से देखा जाता तो सीटें और बढ़ती। होता क्या है ये
कि जैसे जितनी लोकसभा सीटें होती हैं उसकी योजनाओं का पैसा उस राज्य को उतना ही मिलता है, और बिहार पिछले कई दशक से इस राशि से वंचित इसलिए रहा है कि उसकी परिसीमन में लोकसभा सीटें कम कर दी गई, जनसंख्या ज्यादा दिखा करके लोकसभा सीट का निर्धारण किया गया। तो वो उसका चाहते थे कि एक भरपाई हो जाए। इसी तरह से साउथ के लोगों का भी यह चिंता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा प्रतिनिधित्व कम होगा और फिर हमारा शय जो है सरकार में घटेगा। तो ये दो चिंता पर भी हमको लगता है कि सरकार को बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत को जोड़े रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है, और दक्षिण और उत्तर भारत के बीच जो असमानताएं हैं इस पर भी कोई हम कह सकते हैं कि एक कमेटी बना के निर्णय किया जाए कि कैसे इन दोनों चीजों को निदान निकाला जाए, ताकि उत्तर बिहार भी खुश हो और दक्षिण भारत भी खुश हो। ठीक है, अब मेरे पास चूंकि समय कम है, सबसे आखिरी सबके पास एक मिनट होगा, अपनी बात अपनी एक मिनट में रखिएगा। अनामिका पटेल जी, आरजेडी अजय यादव जी तो ये कह रही है कि 50% आरक्षण होना चाहिए था, आपने कम कर दिया आरक्षण। बिल्कुल 17%। बिल्कुल, उन्हें कहने का हक है, उन्हें कहने का हक है। ये वो लोग हैं जिनके लिए आरक्षण का मतलब होता था कि अगर खुद मुख्यमंत्री के पद से हटे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देना, अपनी बार बार हारती हुई बेटी को लगातार पाटलिपुत्रा से उसको टिकट दे देना, और जब और दूसरी बेटी का भी मन करे तो उनको फिर सारण लड़ने के लिए भेज देना। तो वैसे लोग जिन्होंने कभी महिलाओं के विषय में सोचा ही नहीं और उनकी सारी सोच इर्द गिर्द रही परिवारवाद के, तो वो किस तरह से बात करेंगे, किस नैतिकता के आधार पर बात करेंगे। तो अभी तो वो महिलाओं की बात कर रही है ना, वो ये कह रही है कि हर तीसरी आवाज महिला की क्यों सुनाई दे, अब तो उन्हें करना ही है, आवाज क्यों ना सुनाई दे। अब तो उन्हें इसलिए करना है कि उनके लिए बाध्यता है। उन्हें पता है कि आज सारे दल इसके पक्ष में खड़े हुए हैं बहुत मजबूती के साथ, और भारत की जो नारी है वो लगातार पिछले समय में सशक्त हुई है। जैसे कि अभी हमारे भाई जदयू के हमारे प्रवक्ता कह भी रहे थे, आप लगातार देखिए जिस तरह से महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है पुलिस में या सरकारी महकमों में, कितने आत्मविश्वास से भरी हुई बच्चियां हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी इनके शासनकाल में, आज वो साइकिल से और दूसरे माध्यमों से लगातार स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, और एक अलग तरह के आत्मविश्वास से उभरी हुई है, और उस आरक्षण से बाहर आकर भी परफॉर्म कर रही हैं बच्चियां। तो उस स्तर पर लाकर एनडीए सरकार ने खड़ा कर दिया है, और इन्हें आरक्षण के विषय में किसी भी कोई सामाजिक राजनीतिक और नैतिक अधिकार नहीं कि आरजेडी के प्रवक्ता या आरजेडी के लोग किसी भी आरक्षण के विषय में बात करें। जिनके सांसद जाकर बिल्कुल खड़े हो जाया करते थे और मतलब बदतमीजी, शारीरिक बदतमीजी पे उतारू हो जाया करते थे। बिल फाड़ना बहुत ही असभ्य तरीका होता है किसी भी बात को, अपनी बात को रखने का। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कहने को तो अब ये कुछ भी कह सकते हैं, पर ये अपने अतीत में एक बार झांक कर देखें कि इन्होंने क्या किया है, और महिला आरक्षण के नाम पे हमेशा परिवारवाद को पोषित किया है। असितनाथ जी, 2011 की जनगणना के आधार पर ये जो सीटें बढ़ाई जा रही हैं, 2021 में अगर जनगणना हुई होती तो ये सीटें तो और भी बढ़ी हुई होती, तो क्या थोड़ा सा नुकसान नहीं होगा? नहीं, अब इसको देखिए कोई अंकगणित नहीं है कि फायदे नुकसान से देखा जाए। देश पर खर्च का बोझ भी बढ़ता है, विकास की रफ्तार बढ़ती है तो भाई सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो खर्च का बोझ भी बढ़ेगा। लेकिन अगर उस आधार पर होता तो ज्यादा वैज्ञानिक होता, उसे हम ज्यादा अपडेट कह सकते थे। जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि तो जो 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था तो फिर उसमें विधानसभा में भी तो सीटें बढ़ती, हाँ बढ़ गई होती, अगर हो गया होता परिसीमन तो, लेकिन अब नहीं हुआ तो अब जब होगा तभी होगा। नवल भाई ने बड़ी होशियारी से एक बात कही कि आपकी उपलब्धि क्या है, आपने 30% आरक्षण दे दिया। अरे नवल भाई, जिस सरकार में आप थे उसी सरकार में आपने इसका विरोध कर दिया था और नहीं हो पाया था, और आप करें आपकी उपलब्धि क्या, आपने आरक्षण दे दिया था। ये देना ही उपलब्धि है, विरोध करना उपलब्धि नहीं है। महिलाओं के आरक्षण की शुरुआत इस देश में हमने की, यही उपलब्धि है, और उसी संशोधनों के आधार पर, हमारे ही किए संशोधनों के आधार पर अन्य राज्यों में काम हो पाया। उसी संशोधन के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये बिल लेके आ पाए। तमाम विरोधों के बावजूद आपकी पार्टी ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, और वर्षों आप लोग विरोध करते रहे, हम ये बिल पास करवा पाए। इसे आप उपलब्धि नहीं मान रहे हैं तो क्या होती है उपलब्धि? तो ये क्रेडिट तो हमें ही जाता है कि आपके नेता ने तो कहा था कि इसी लोकसभा में जहर खा के जान दे दूंगा, और हमने पास करवा लिया, महिलाओं को आरक्षण इस देश में दे दिया। तो हमने इस देश में महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत की, और 30% के साथ की, 2%, 4%, 5% के साथ नहीं, आप तमाम लोगों के छाती पीटने के बावजूद शुरुआत कर दी। तो यही हमारी उपलब्धि है, और हमारी इसी उपलब्धि पर, हमारी बनाई जमीन पर हमने जो इमारत बना दी है उसको रंगवाते पुतवाते रहिए, चमकाते रहिए। आपके पास तो यही दायित्व है ना, बना के तो हमने दे ही दिया। मैं नवल जी से जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात याद आ गई। अभी हम बात कर रहे थे न्यूज रूम से बाहर, तो कुछ लोग कह रहे थे कि देश की पहली प्रधानमंत्री भी कांग्रेस ने दी थी, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री भी नहीं आई, और अमेरिका में तो आज तक कोई राष्ट्रपति महिला नहीं चुनी गई। नवल जी,
लाइटर नोट पर प्लीज। संतोष जी, वो तो कोई संतोष जी, वो तो कोई पाकिस्तान से पूछे कि महिला शक्ति का मतलब क्या होता है, हमने इंदिरा जी को दिया था जी। हाँ, असित भाई अब मेरी बारी है। देखिए, असित भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन असित भाई, देश की जनता को लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि 60 वर्ष और 10 साल का यूपी है, इसमें आपकी एकमात्र उपलब्धि क्या रही? आपके पूरे कार्यकाल में भारत की माताएं और बहनें संसद की देहरी तक नहीं पहुंच सकी आरक्षण व्यवस्था के जरिए, यही आपकी उपलब्धि है। और जिस पंचायती आरक्षण की आप डिंगबाजी कर रहे हैं, अरे सुनिए ना, सुन लीजिए। बिहार में लंबे समय तक आपकी सरकार रही, पंचायती राज व्यवस्था में आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया? नीतीश कुमार जी का इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी आएंगे तो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देंगे। अरे आरक्षण व्यवस्था पर तो बोलने का, जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, आप ही लोग न थे। आपके राजीव गांधी ने बोले थे आरक्षण व्यवस्था पर कि आरक्षण व्यवस्था के नाम पर समाज में बुद्धुओं को बढ़ावा देने की राजनीति का मैं समर्थन नहीं करूंगा। यही ना आपका अतीत है। जवाहरलाल नेहरू सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे थे रिजर्वेशन के विरोध में, यही ना आपका अतीत है। अरे सीखिए और देखिए कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार और देश की बच्चियां कितनी नई उड़ान भर रही हैं, अपने सपनों को नया पंख दे रही हैं। बिहार में महिला सशक्तिकरण को जमीन पर उतरिए और देखिए और सराहना भी सीखिए। केवल एकांतिक आलोचना ही विपक्ष का धर्म नहीं नवल जी, होता थोड़ा सा मेरे पास समय कम है, मैं एजवाज जी से भी कमेंट ले लूं। एजवाज जी, 1 मिनट आपका, उसके बाद रमाकांत जी आपके पास आ रहा हूं। संतोष जी, मैं दोनों की बात सुन रही थी, बीजेपी प्रवक्ता और जेडीयू प्रवक्ता का इतना ब्रॉड टॉपिक, और इनकी मानसिक संकीर्णता तो देखिए। राबड़ी देवी जी पे आके बोली, जो कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, थोड़ी तारीफ कर देती। उन्होंने स्पेशल लीव दिया महिलाओं को ताकि महिलाएं नौकरी कर सकी, लेकिन ये तो आपको मालूम नहीं होगा। और जहां तक जेडीयू प्रवक्ता की बात है, अगर आधी आबादी 50% लेजिस्लेटिव असेंबली में महिला होती, क्यों अनामिका जी, क्यों नवल जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हिम्मत होती महिलाओं पे उस तरह की टिप्पणी करने पे? बताइए अनामिका जी, बताइए नवल किशोर जी, आप लोग को तो बड़ी अच्छी लगती होगी महिलाओं पे जब वैसी टिप्पणी करते। अगर आधी आबादी वहां 50% महिलाएं होती तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को हिम्मत होती महिलाओं पे बद्दी टिप्पणियां करने पे? क्यों अनामिका जी? आपके लाख दुष्प्रचार के बावजूद बिहार की मातृशक्ति ने नीतीश कुमार जी पर ही भरोसा है। आपके लाख दुष्प्रचार की बात करते हैं, मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ। ये सब टिप्पणियां माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेजेंट की रही सदन में लाते हैं, विधानसभा में लाते हैं, क्योंकि बिहार में तो प्रचलन है मुखिया पति, विधायक पति, सांसद पति, और सचमुच जो आयोजन होता है सरकारी, उन आयोजन में उन महिला विधायक या सांसद से ज्यादा वैल्यू उनके पति, सांसद या विधायक का हुआ करता है। और कई बार तो हमारे नीतीश जी को याद है कि उन्होंने कई बार जो मुखिया पति और विधायक पति हैं उनको मंच से उतरवाने का काम किया था। तो पार्टी नेतृत्व का दायित्व है कि कैसी महिलाएं, कैसी आधी आबादी को हम सदन में पहुंचाएं जो शेष लोगों को, शेष आधी आबादी को लेकर शीर्ष पर पहुंचे। क्योंकि बिना आधी आबादी के विकसित होने से देश विकसित नहीं होगा, उसे हर मामले में शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ना होगा। यह जिम्मेदारी निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व की होगी। जी ठीक, मेरे पास समय की कमी, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए।